उसका अनुभव हम सबको साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं सबसे पहले रामभाव मालवीय प्रबोधिनी के पूरे टीम को और विशेष रूप में विनय सहस्त्रबुद्धे जी को देश की युवाओं की तरफ से इस भव्य सुशासन महोत्सव आयोजन करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि सुशासन का सीधा असर देश के युवाओं में, देश के युवाओं के ऊपर होता है। While we appreciate good governance, many a times we do not appreciate truly the impact of bad governance. कल के व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद आप सबको बैड गवर्नेंस का भी क्या इंपैक्ट होता है ये समझ में आया है। So when the country is witnessing a golden era of good governance, it is very important to spread the message of Sushasan, and this is a very, very important conclave that Rambhav Malgi Prabodhini and the team have put together. So a big round of congratulations and gratitude for the team. So मैं संक्षेप में दो चीज अनुभव के रूप में बताना चाहता हूं। एक डायमेंशन, एक नॉर्मल युवा जो 27.5, 28 में when I got an opportunity to get elected as a member of parliament. 2013-14 के देश के माहौल आप एक बार जब याद करते हैं, आपको बहुत स्पष्ट रूप में समझ में आता है कि देश के माहौल 2013-2014 के बिगिनिंग में बहुत एक डेस्पोंडेंसी में पड़ गया था। एवरी डे अखबार में हम स्कैंडल्स के बारे में, बड़े बड़े स्कैम्स के बारे में पढ़ते थे। दिल्ली में जो निर्भया के एपिसोड हुआ था, वो एक प्रकार के देश के कॉन्शियंस के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ था। रोज हम किसी ना किसी देश के कोने में टेररिस्ट अटैक के बारे में हम पढ़ते थे। देयर वॉज अ सेंस ऑफ डिस्पेयर, डिस्पोंडेंसी, फ्रस्ट्रेशन इन द माइंड्स ऑफ यंग पीपल, एंड नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति ही एक प्रकार का डिटैचमेंट, एक प्रकार का गुस्सा, एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन देश के युवाओं के मन में था। And I think most of us here remember those days when we all participated in the Anna Hazare movement, thinking that this is some outlet which may perhaps give better governance for the country. What came out of it and what happened later from that movement is a different thing altogether. But we were all in a desperate lookout for a ray of hope amidst these whole dark clouds that had come to occupy the Indian political space. So, just like you, just like most of the young people sitting here, I went and participated in one of those protests, hoping that things will change. And in the middle of all of these dark clouds came a ray of hope in the name of Narendra Modi, and that began a transformation not just for young people like us at an individual level, but collectively for the nation. लेकिन तेजस्वी जी अभी 2014 के पहले की बात कर रहे थे, और इसी संसद के सत्र में आपने मोदी के पहले और मोदी के बाद एक बात रखी, और बहुत युवाओं ने उसको ध्यान से देखा है। मैं उसको कहूं कि मोदी के पहले या मोदी के साथ, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब आप कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव में जाएंगे, तो देश के युवा आपसे यदि पूछे कि पिछले 10 सालों में सुशासन को लेके युवाओं के दृष्टि से आपका सबसे मेजर अचीवमेंट क्या है आपकी सरकार की, क्या कहेंगे? बताता हूं मैं। आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स आपके पहले के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आई कम टू दिस आफ्टर दैट। So the difference was that, I was like many youngsters of that age, somebody who had lost faith and belief that the system can actually deliver good for the people. So the last 5 years,
as an elected member of parliament, having seen the work of the government at various levels, I can tell you for one that from being a cynic about the system, I am today one of the biggest believers in the goodness of the system. This is the first change that has happened at an individual level. Second, this is, I think I am telling this for the first time. जब हम युवा मोर्चा में भी काम करते थे एंड कर्नाटका के बाय इलेक्शंस हो गया और अलग अलग चुनाव हो गया, हम देखते थे. इट इज अ रियलिटी दैट इलेक्शंस इन इंडिया आर अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. और देश के 90% युवा इसलिए राजनीति में नहीं आ सकता है और जो आने के बाद भी वो कंटेस्ट करने के लिए बहुत हतोत्साहित हो जाता है, बिकॉज इलेक्शंस आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव. एंड बिकॉज ऑफ दिस 90% जो डायनास्ट्स जो निकल के आते हैं वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि दे हैव एन अनफेयर अनइक्वल स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज दे आर इनहेरिटर्स ऑफ नॉट ओनली देयर पेरेंट्स political legacy, but most importantly their parents' monetary legacy as well. So जो आम युवा होते हैं, they are not capable to contest elections because एक सामान्य फुटिंग से, इक्वल फुटिंग से वो कंटेस्ट ही नहीं कर पाते हैं. राजीव जी, there have been multiple occasions where I have sat with our Yuva Morcha colleagues just 5-6 years ago. Despite being in a party like the BJP, which abhors dynasty politics, which promotes talent and merit, इसके बावजूद भी हम सब लोग बैठ के बात करते थे, भाई ये तो ठीक है, पर जब चुनाव आ जाते हैं हम जैसे युवाओं को तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है उन्हीं लोगों को टिकट पार्टी देते हैं, क्योंकि विनेबिलिटी ही फाइनली मैटर होता है एंड पार्टी भी जिसके पास पैसा है उनको ही टिकट दे देते हैं. आपका कहने का मतलब यह है कि पार्टी में भी सुशासन जरूरी है, गवर्नमेंट में ही नहीं. सुशासन हर जगह पे जरूरी है. तो आपकी पार्टी ने किया है. नहीं, एक मिनट मैं आपको कंप्लीट करता हूं. दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन इवन इन माय माइंड डिस्पाइट बीइंग अ ऑफिस बेरर ऑफ द युवा मोर्चा 5-6 years ago, कि हम चुनाव में देखते थे 5 साल 10 साल तक युवा कार्यकर्ता पार्टी में काम करता था, उसके बाद टिकट देने के टाइम में उनको कंसिडर नहीं होता था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था. हम भी सोचे थे कि मुझे भी मौका नहीं मिलेगा, अपने साथी को भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अपने पास उस प्रकार का लेगेसी नहीं है, पैसा का क्षमता नहीं है. दिस वॉज द सेकेंड सिनिसिज्म दैट वॉज इन मी. बट आज मैं जब चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए गया, मेरा अफिडेविट आज भी आप ओपन करके देखिए, बहुत 30 मिनट के अंदर अंदर अफिडेविट हम फाइल कंप्लीट करके फाइल किए, क्योंकि मेरे पास मूवेबल असेट्स नहीं था, इमूवेबल असेट्स नहीं था. जो वकील के नाते जो कमाई मैंने किया था, खाली 11 लाख रुपए का असेट्स था, वो डिक्लेयर करके मैं चुनाव में गया. एंड आज मैं सांसद के रूप में यहां बैठा हूं तो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन को पार्टी के अंदर और देश में सुशासन को लागू करने का प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट है, आई कैन क्लेम दैट आई एम अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एट अ नेशनल लेवल इन द कंट्री एंड गुड गवर्नेंस. सो सॉरी मैंने थोड़ा बिल्कुल ज्यादा लिया, बट द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक लाइन में इसको समअप करना है तो 5 साल पहले जो सिनिसिज्म मेरे मन में था, जो रेबेलियस एटीट्यूड मेरे मन में था, दैट हैज नाउ गिवन वे फॉर ऑप्टिमिज्म एंड होप इन द सिस्टम दैट द सिस्टम विल डिलीवर फॉर द पीपल. आपका ये कहना है कि जब 2024 के इलेक्शन में आप जाएंगे सुशासन के मुद्दे के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सरकार नहीं चलाते, हम सेवा करते हैं, तो देश के युवाओं के सामने सुशासन भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि 2014 के बाद आप पहले की बात आपने की, तो कुशासन वर्सेस सुशासन ये भी मुद्दा होगा क्या, ये मैं आपसे जानना जरूर होगा. और विशेष रूप में मैं मानता हूं पिछले 10 साल में जो काम हुआ है वो युवा केंद्रित विकास हुआ है. और जैसे मैंने पहले इंटरवेंशन में बोला, सुशासन का सबसे बड़ा उपलब्धि किसी एक सेक्शन डेमोग्राफी को होता है तो वो देश के युवा को होता है. I want to give you 2 examples of what good governance can do and what
delirious effect bad governance will have. MS स्वामीनाथन जो स्वामीनाथन अंकलेश्वरी अय्यर जो अपना इकोनॉमिस्ट है और पॉपुलर कॉलमिस्ट भी है, कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, एंड ही इज नॉट known to be somebody who is sympathetic always to the Bharatiya Janata Party or the government. A few years ago, he had written a book, he had written a paper called The Cost of Mindless Socialism in India. And in that, with a lot of data, he presents a very insightful articulation of how policies that 65, 70 years, almost 55, 60 years the country pursued, kept the country deliberately in poverty, deprived generations of Indians of great opportunities in education, employment and opportunity, and what has been the human cost of this. मतलब maternal mortality के वजह से कितना मातृशक्ति को हम खो गए, because of bad governance, how many children passed away because of bad nutrition? Because of bad governance, what has been the health cost on people because of not having adequate health coverage? How many people, how many millions dropped back into poverty because of out-of-pocket funding, out-of-pocket medical expenses funding? And if you look at that, you will understand that India was not poor by accident, but India was deliberately kept poor by policy choices. So that is the bad effect of bad governance, and the biggest casualty was the aspirations, the dreams of the young Indian. Contrast that with what has happened in the last 10 years. I want to highlight only 2 points. We were speaking about dynasty in politics, that जो political legacy को inherit करता है या उनका monetary legacy को inherit करता है, वही लोग आगे आते रहते थे. उसका change जो politics में आया है. आज देश के entrepreneurs का list आप आज देखिए. आज देश के economy में भी, मैं आज जस्ट जब यहां आता था रास्ते में मैं पढ़ा, इंस्टाग्राम में एक पोस्ट था, अ न्यू गाय कॉल्ड पर्ल कपूर हैज एमर्ज्ड एज इंडियाज यंगेस्ट बिलियनियर एट 27 years old. So this is democratization of our economic space as well. Today you are hearing stories of a Nikhil Kamath, you are hearing stories of a Deependra Goyal from Zomato. You are hearing hundreds of entrepreneurs without any legacy who are coming forward and starting their journey. A few months ago, Nandan Nilekani or Narayan Murthy of the Infosys gave an interview and said, when they started Infosys and wanted to import a few computers from the United States, Narayan Murthy and Nandan Nilekani had to make 50 trips to Delhi for 3 years to get permission to import 12 computers. This was the way the country's entrepreneurial ecosystem was shackled and kept. This is the first dimension of good governance, how it has affected us. Second, by good governance over the last 10 years, you will also notice that this government has leveraged technology like no other before. आज उसके वजह से हम एक दिन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतना कर रहे हैं जितना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3 साल में करते हैं. So we are a digital superpower today. It has helped the life of people become better. It has eased the way that we live. Second, जब हम युवा के बात करते हैं, ज्यादातर हम स्टार्टअप्स के बारे में ही बात करते हैं, इसके ही बात करते हैं जो अर्बन यूथ है. बट आज भी बहुत बड़े संख्या में यूथ ग्रामीण भाग में भी रहते हैं. एंड जो सोशल सेक्टर में अपना परकोलेशन हुआ है, सैचुरेशन हुआ है, वो डायरेक्टली देश के आम युवा जो गरीबी में रहते थे, जो बिना बेसिक फैसिलिटीज के साथ रहते थे, उनके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आया है. टुडे
When I was traveling in Uttar Pradesh for the Uttar Pradesh elections, there was a very interesting newspaper item that caught my attention. आगरा से 200 किलोमीटर के दूर में एक छोटी सी गांव में this incident had taken place. It was reported in the newspaper. A girl had rejected a शादी का रिश्ता because there was no toilet facility in the house of in her prospective matrimonial home. This giving her a choice, giving her a voice is empowerment of युवा. ये वो भी युवा है देश का, but many times we do not consider them. So कल के जो व्हाइट पेपर है इसमें आप देखें, कांग्रेस वाले बोलते रहते हैं ना कि ये जो सरकार के आपके स्कीम है जनधन अकाउंट, ये भी अपने ही योजना था. इट वॉज ट्रूली इट वॉज देयर योजना, नोबडी डिनाइज इट. बट जनधन अकाउंट का कवरेज कितना था? 10 साल में कुछ ही लाख फ्री जनधन अकाउंट उन्होंने खोले थे, और 9 साल में मोदी सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट हम 9 साल में किए. दिस सैचुरेशन. So like this I can give you optical network का. It was in a few thousand kilometers. Today it is a few lakh kilometers. So सुशासन के वो सुशासन का मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट होता है. बिल्कुल. एंड द यूथ आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ गुड गवर्नेंस. आपने स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की बात की. इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद ये दुनिया में सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है भारत, और स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स में भी सबसे ज्यादा नंबर्स हैं हमारे. लेकिन आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं, जहां से चुन के आते हैं, वो मुझे लगता है पूरे देश में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो अपने आप में मिनी भारत है. पूरे दुनिया के ही नहीं, पूरे देश के भी और दुनिया के भी युवा वहां आके रहते हैं, स्टार्टअप भी चला रहे हैं, वहां से आईटी में जॉब भी कर रहे हैं वहां के. आप वहां के प्रतिनिधि हैं. आप उनसे जब बात करते हैं, आपको प्रधानमंत्री जी के विजन के बारे में 2047 तक की जो उनकी सोच है विकसित भारत के बारे में, उसका क्या चित्र दिखता है? उन युवाओं के आंख में क्या झलक मिलती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो देश के युवाओं के जो आज के मानसिकता है, क्योंकि एटीट्यूड डिफाइंस एवरीथिंग. आज के देश के युवाओं के जो एटीट्यूड है वो अत्यंत पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंस से भरित है. दिस इज द बिगेस्ट चेंज. और इसमें 2 कारण है मुझे जो दिखता है. पहला तो यह है कि आज आम युवा को लग रहा है कि देश में एक प्रकार का रूल बेस्ड, लॉ बेस्ड सिस्टम है, और आप एक फ्लैट वर्ल्ड है जिसमें आपको मौका का कमी नहीं है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो इफ यू मेक एफर्ट्स, इफ यू मेक स्ट्रगल, आप आगे आ सकते हैं. यह सबसे बड़ा एस्पिरेशन है. When you know that the system is fair, when you know that it's a rule-based order, when you know that if you work hard, your hard work will be rewarded, there cannot be a better incentive for a young person than that. This is the first thing. Second, आप दूसरा बात भी ये देखिए, पिछले 10 साल में बहुत कंसर्टेड एफर्ट के साथ देश डीकॉलोनाइजेशन के ओर प्रयास किया है. एंड जो अपने जो जनरेशन है ना, आपका, मेरा, हम सबका जनरेशन, द ब्यूटी ऑफ दिस जनरेशन इज दैट वी आर द फारदेस्ट फ्रॉम द शैडोज ऑफ कॉलोनियलिज्म, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वर बोर्न इन 90s एंड देयर आफ्टर. So, contrary to popular perception that our generation does not resonate with cultural renaissance, it is our generation which is the biggest supporters of the Bhavya Ram Mandir construction that has taken place in Ayodhya. It is our generation that wants to actually promote Matrabhasha Shiksha. And just now outside we saw the stall which is attempting a real-time translation of Bharatiya Bhashas using artificial intelligence. So the reason of this renewed sense of confidence among young people is not only because we are in a era of governance which respects rule of law, which has put in place a fair performance rewarding world order, but also because
we are finding our own spirit in a renewed sense of cultural revivalism. So this is also giving us a sense of purpose, a renewed sense of self-belief in about ourselves. अभी अभी G20 का बहुत बड़ा कार्यक्रम समाप्त हुआ और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है। Y20 में आप बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे। Y20 के माध्यम से पूरी दुनिया के यूथ जो यहाँ आए और यहाँ के डेलीगेशन का भी जो जाना हुआ होगा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के युवाओं का भारत के बारे में, भारत के यूथ के बारे में और खासकर प्रधानमंत्री जी के बारे में कैसा परसेप्शन बन रहा है? युवा मोर्चा के प्लेटफॉर्म के वजह से, Y20 के प्लेटफॉर्म के वजह से देश के और देश के बाहर के युवाओं के साथ भी बातचीत करने का मौका मिलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली राजीव जी, देश के लगभग 100 साल में एक व्यवस्थित कॉन्स्पिरेसी, भारत को गलत रूप से प्रेजेंट करने का जो कॉन्स्पिरेसी है, वो देश विदेश में बहुत बड़े रूप में हुआ है। And because of that, the youth of a lot of countries abroad have rather become victims of this propaganda. So, the moment they think of India, they think of our society as caste-ridden. The moment they think of India, they think it's the 3 C's, cow, caste, curry. If you go abroad and talk to some young person, he will generally ask you questions which are deeply ingrained in this stereotype of the country. Now, what has changed in the last 10 years is that slowly, steadily, but surely, this 100 years effort of making this wrong stereotype of India is breaking. And the young people are today seeing India as a space superpower. They are seeing India as a country which can offer and export good governance models. The youth of the world are today looking at India and saying, how did you manage to vaccinate 100 crore people in the shortest period of time, using digital technology in the most seamless manner, also the cheapest vaccination coverage throughout the world? They are looking at us and asking these questions. So India today is known for progressive things like good governance. India is today known for its vibrancy in democracy, because the world today is taking note of the fact that we are not only the world's oldest democracy, but we are also the world's most vibrant democracy. And year on year, this is also a very interesting talking point that had come multiple times during our interaction with Y20. A young person from Indonesia asked me a question. How is it that your Prime Minister, repeated survey after survey at a global level, manages to be on the top of all popularity survey lists? When Joe Biden can't do it, when Vladimir Putin can't do it, when, Angela Merkel couldn't do it, when the biggest leaders of the advanced world cannot do it, how is it that your Prime Minister's popularity is always above 72%? So these are also talking points. The young of the world take तेजस्वी जी, बीच में एक लाइन जोड़ता हूं सिर्फ, आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन ये आप अपने ही देश के विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है? वो विपक्ष है इसलिए नहीं, विपक्ष को दुनिया में जो स्वीकार्यता है वो भी तो देश के बाहर जाते हैं, जो आपने बात कही है, लेकिन उनको ये क्यों नहीं दिख रहा है? तारीफ क्यों नहीं करते? उनको दिख रहा है, वो नहीं मान रहा है। बिल्कुल। और बट आप जब प्राइवेटली बात करते हैं ना विपक्ष के नेताओं के साथ, प्राइवेटली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑफ कैमरा अभी भी जब मैं पार्लियामेंट से पहले जब यहां आ रहा था, यहां से पहले मैं जब पार्लियामेंट में था, कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता कॉरिडोर में मुझे मिला एंड ही टोल्ड मी इन प्राइवेट, आप तो 100 दिन के बाद सरकार में वापस आना गारंटी है, हम तो यही बैठना है। तो प्राइवेटली ये लोग मानते हैं, पर क्या है, उनका भी मजबूरी है, टीवी में तो बाहर आकर तो ये नहीं बता सकते हैं। सो दिस इज उनका भी प्रोफेशनल हजार्ड्स है, क्या बता सकते हैं। तेजस्वी जी, एक आपसे एक व्यक्तिगत जैसा सवाल है, लेकिन हम लोग इसलिए सुनना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की कई घटनाएं ऐसी आती हैं
जिसमें मंडल स्तर तक के किसी कार्यकर्ता को उन्होंने चौंका दिया, उसको पत्र लिख के, कभी उसको फोन करके, कभी उसका हालचाल पूछ के। आपके साथ कभी ये घटना हुआ क्या पिछले 5 साल 10 साल में, जब से आप पार्टी में काम कर रहे हैं, और शायद आपने ना बताई हो लेकिन यहां आप शेयर करना चाहेंगे? 3 इंसिडेंट्स इमीडिएटली मुझे ध्यान में आ रहा है। मैंने इसीलिए पूछा कि यहां डिस्क्लोज हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा। आज आप कुछ ऐसे नए नए चीज के बारे में पूछ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी एक मौका मिल रहा है। मैंने जब युवा मोर्चा में काम करता था बेंगलुरु के सेक्रेटरी रूप में, बाद में युवा मोर्चा के कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी के रूप में, मैंने जिंदगी में, मेरे लाइफ में कभी मैं प्रधानमंत्री जी के साथ बात करने का मौका मिलता है ऐसे मैं कभी नहीं सोचा था। एक दिन कर्नाटक के चुनाव के दौरान मोदी जी के साथ युवा कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन इंटरेक्शन का कार्यक्रम था, और जो 5-6 कार्यकर्ता सेलेक्ट हुए थे मोदी जी को प्रश्न पूछने के लिए, उनमें से मैं भी एक था। और मैं लगभग सुबह 7 बजे 8 बजे से, वो 11:30 तक था, पर लगभग सुबह 7-8 बजे से ही कंप्यूटर खोल के इंटरनेट कनेक्शन ठीक है या नहीं है, वो बग नहीं होना है, ये प्रॉब्लम नहीं होना है, ये सब तैयार करके मैंने बैठा था। और घर में जहां बहुत अच्छा सनलाइट आता था, वो सब जगह ढूंढ के वहां जाके बैठा कि वहीं से वीसी करना है। और मोदी जी के साथ जब शुरू हुआ, और मैंने मेरा नाम भी बोला और मोदी जी को प्रणाम किया। नमस्ते मोदी जी, मैं तेजस्वी सूर्या हूं, कर्नाटक के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हूं, ऐसे। सो तुरंत मोदी जी ने वहां से उन्होंने रिमार्क किया, आप बहुत बढ़िया, आपका नाम भी तेजस्वी है, आप सूर्या भी है, ठीक है। और वो जो मोदी जी का रिमार्क था, वो 3-4 साल के बाद जब मैं चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए गया संयोग से, वो इतना वायरल हुआ वो वीडियो, वो ऐसा हुआ कि मोदी जी मुझे लिए पर्सनल कैंपेन किया।